और अफगानिस्तान क्लेम करता है कि उसने उसके 58 मार दिए हैं। उधर पाकिस्तान क्लेम करता है कि उसने 200 मार दिए हैं हम्म। तालिबान को। तो ये चल रहा है, दोनों तरफ से अभी चल रहा है। तक देखो तो लग रहा है कि वो जो ट्रम्प समर्थित अब्राहम अकॉर्ड है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ के वो इसराइल को रिकग्नाइज करने की तरफ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में इसका विरोध है कि भाई ये आसिम मुनीर किस किस पावर से, कौन से संविधान से, कहाँ से वो ये बातें, ये डील्स कर रहा है। सारी पावर तो या तो सरकार के पास है या पार्लियामेंट के पास है। I think that Pakistan and India are going to live very nicely together. ट्रंप ने जब आज शर्म अल शेख में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के सामने बोला कि इंडिया और जो पाकिस्तान है वो अब अच्छी तरह से मिलजुल कर रहेंगे, तो जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थे वो भी अचंभे में आ गए कि उनका क्या मतलब है, और वो काफी अनकंफर्टेबल हो गए। ये जो मोमेंट है ये काफी वायरल हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, मिस्टर अविनाश मोहनानी, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में उन्होंने जम्मू कश्मीर कई दशकों तक देखा है और साथ में पाकिस्तान में भी वो रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर इन जनसत्ता से बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये नाइसली का क्या मतलब होता है जब ट्रंप ने बोला कि ये दोनों अच्छी तरह से रहेंगे। थैंक यू नीता फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे को आमंत्रण देने के लिए बहुत शुक्रिया। देखो, ये ट्रम्प जो है वो ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करता है जिसमें कि किसी को भी बहुत महान नेता बता देगा। जैसे इजिप्शियन डिक्टेटर को, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इजिप्शियन डिक्टेटर अल सीसी को उसने कहा कि ये तो बहुत महान नेता हैं। वो बेंजामिन नेतन्याहू को भी महान नेता बोल देगा। वो कियर स्टारमर को भी महान नेता बोल देगा। वो जिसको भी मनाता है हर एक को महान नेता ही बोलता है। और वो जब कहता है कि दोनों अच्छे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी अच्छा ही कहता है, कोई वो कभी दोस्त हैं उसमें उनके, बुरा वेरी नहीं। गुड फ्रेंड। हाँ, तो दोस्त हैं तो वो उनके बारे में भी अच्छा बोलता है। उसके अंदर मन में क्या है ये पता करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब वो कहता है कि दोनों मिलजुल के रहें, तो उसको भी पता है कि दोनों देशों के बीच की क्या समस्याएं हैं। भारत की अपनी समस्या है कि आतंकवाद का पाकिस्तान से वो होता है, कंट्रोल होता है और स्पॉन्सर होता है। और पाकिस्तान की अपनी समस्याएं हैं भारत के साथ कि भारत कश्मीर पे बात करने को तैयार नहीं होता। तो हम दोनों देशों की आपस में परेशानियां हैं अपने, जिसकी वजह से दोनों के रिश्ते भी, संबंध भी जो हैं वो काफ़ी तनावपूर्ण हैं। अभी भी तनावपूर्ण है काफ़ी। तो अ, वो कहने को कह देता है, पर उसको भी पता है कि ये डगर जो है वो आसान नहीं है दोनों के बीच ओके। की। उसने उसी जगह ये भी बोला कि जो मुनीर साहब है वो उसके फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। तो क्या पाकिस्तानी आर्मी और यूएस के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है? मुनीर साहब काफी बार देखिए, पाकिस्तान भी, यूएस भी गए थे, माफ कीजिएगा। हाँ, हाँ, देखिए, पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो पाकिस्तान आर्मी के अमेरिका के साथ बहुत लंबे रिश्ते रहे हैं। ये अयूब के दौर से शुरू हुए थे और जो अभी तक लगभग चलते रहे हैं। बीच में जब अमेरिका को दिक्कत आ रही थी वहाँ अफगानिस्तान में, हम्म। तब थोड़े रिश्ते खराब हुए थे, क्योंकि उस समय जो अमेरिकन प्रशासन है वो पाकिस्तान पे आक्षेप लगा रहा था कि वो दोहरा चेहरा रखता है। वो एक तरफ तो हमें मदद करने की बात करता है और दूसरी तरफ तालिबान को समर्थन देता है। उस समय अगर आपको याद हो तो एक क्वेटा शूरा की भी बात की जाती थी कि तालिबान का एक क्वेटा शूरा है, वहां से वो संचालन करते हैं पूरे जो अमेरिका के खिलाफ युद्ध चल रहा है। तो जो अल्टीमेट आउटकम रहा अफगानिस्तान में, वो कोई अमेरिका की इच्छा के मुताबिक तो हुआ नहीं। हम्म। अमेरिका को बहुत ही उसमें जल्दबाजी में निकलना भी पड़ा हम्म। और बहुत क्षति भी भुगतनी पड़ी। हम्म। वित्त मामलों में भी, पैसे के मामले में भी करीबन $1 ट्रिलियन तक उनको खर्चा करना पड़ा अफगानिस्तान में। और उन्होंने तालिबान को हटाया था और वापस तालिबान को ले आए। तो नतीजा तो जीरो ही रहा उनके लिए। हम्म। हम्म। और उसमें उनके
3,500 के करीब अमेरिकी सैनिक भी मारे गए, कुछ दूसरे देशों के सैनिक भी, नेटो के सैनिक भी, ISAF जो बोलते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स, तो उसके भी सैनिक मारे गए। और अमेरिका ने अपना एक वहाँ प्रजातंत्र का एक वो भी किया, अपना एक्सपेरिमेंट भी किया, उसने प्रजातंत्र किया, इलेक्शंस कराए, चुनाव कराए, और चुनाव में दो राष्ट्रपति भी बने, हामिद करज़ाई भी बने, अशरफ गनी भी बने। लेकिन घूम फिर के फिर आखिर में तालिबान ने किसी को काम नहीं करने दिया और तालिबान वापस वापस ताकत ही में आ आ गया। गए, बिल्कुल बिल्कुल। सर, तो एक तरह हाँ, का रीसेट भी हो रहा है वहां पर, जो चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। कुछ लोगों का कहना है कि जो दोनों के बीच रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो बहुत ही लोएस्ट है, उस पे हैं। तो आपका क्या देखना है, मानना है इसके बारे में? बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी कुछ पिछले कुछ दशकों का अगर हम लें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिश्ते काफ़ी नीचे चले गए हैं। और अभी आपने देखा होगा कि वर्तमान में कुछ दिन पहले से कुछ दोनों के बीच में जो बॉर्डर है उस पे आपस में एक्सचेंज ऑफ फायर भी चल रहा है। उन्होंने हवाई जहाज़ों से अटैक भी किया है पाकिस्तान ने, दोनों तरफ से क्षति हुई है। पाकिस्तान के भी पाकिस्तान मान रहा है उसके 23 सिपाही मारे गए हैं, और अफगानिस्तान क्लेम करता है कि उसने उसके 58 मार दिए हैं। उधर पाकिस्तान क्लेम करता है कि उसने 200 मार दिए हैं तालिबान को। तो ये चल रहा है, दोनों तरफ से अभी चल रहा है, और काफ़ी लो है, और दोनों एक दूसरे पे बहुत ही गंभीर आक्षेप लगाते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे पे। तो अभी चीन की भी मध्यस्थता की कोशिश रही, उसने ट्राइलेटरल डायलॉग किया था काबुल में अगस्त में, और इसमें तालिबान भी थे, पाकिस्तान भी था और चीन भी था। वांगी जब भारत आए थे, वांगी भारत से होके फिर अफगानिस्तान गए थे और वहाँ पे उन्होंने बात की थी। लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा दोनों देशों के बीच। तो खिंचाव तो बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसमें ज़्यादा जो एग्रेशन है वो पाकिस्तान की तरफ से देखा जा रहा है। अटैक ज़्यादा पाकिस्तान कर रहा है अफगानिस्तान पे, और दोनों मिलिट्री का तो कोई मैच ही नहीं है दोनों के बीच में। वो तो बिल्कुल असिमेट्रिक वारफेयर है। पाकिस्तान की तो एक रेगुलर मिलिट्री जो ब्रिटिश पीरियड से चली आ रही है, और अफगानिस्तान तो वही अभी रैगटैग टाइप की है। उनके हथियार भी कोई रूस के छोड़े हुए हैं, कुछ अमेरिका के छोड़े हुए हैं, उन्हीं हथियारों को वो काम में ले रहे हैं। उनके पास अपने पास तो कुछ भी नहीं है। सर, पाकिस्तान की अंदरूनी हालत के बारे में आप क्या कहेंगे? जब गाजा में जो पीस प्रोसेस चल रहा है, उसे लेकर भी वहां पर काफी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या हैं, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उसमें पाकिस्तान जो है ना, उसने अपने जनता को और अपने पॉलिटिकल नैरेटिव और अपने सब जगह सबको यही बोला है कि हमारा एक बहुत ही प्रिंसिपल्ड स्टैंड है हमारा, उस पे फ़िलिस्तीन पे। तो जो कि टू नेशन फार्मूला है कि भाई फ़िलिस्तीन अलग देश होना चाहिए, इज़राइल अलग देश होना चाहिए, और फ़िलिस्तीन की जो राजधानी है वो जेरूसलम होनी चाहिए। तो ये उनका स्टैंड रहा है, पहले से स्टैंड रहा है। अब ये इन्होंने इतने साल तो लोगों को सुनाया, और अचानक देखो तो लग रहा है कि वो जो ट्रम्प समर्थित अब्राहम अकॉर्ड है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ के वो इसराइल को रिकग्नाइज करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उससे पाकिस्तान की जनता बहुत ही वो हो गई है, कंफ्यूज हो गई है कि ये है क्या। मैं हम कल तक तो फिलिस्तीन की आज़ादी की बातें कर रहे थे, फिलिस्तीन की राज्य की बात कर रहे थे, देश की बात कर रहे थे, और अचानक हम जो अमेरिका और नेतन्याहू का जो एजेंडा है उस पे चल पड़े, उस डगर पे चल पड़े। तो अभी वो कंफ्यूज हैं। तो उसमें एक ये ग्रुप है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो बनाया गया था आर्मी के द्वारा ही, नवाज शरीफ की जब सरकार थी 2017 में, उसको हिलाने के लिए और रास्ता खोलने के लिए कि इमरान खान को वो प्रधानमंत्री बना दें, जो उन्होंने 2018 में बनवा भी दिया प्रधानमंत्री। और वो उन्होंने ही बनाया था ग्रुप, उसका नियंत्रण पूरा उनके था।
उसको कंट्रोल करना, उसको कब लाना है, कब जाना है, कितना वायलेंस करना है, उसमें बेगुनाह मैं कहता हूँ नागरिक भी मारे जा रहे हैं, बेगुनाह लड़के मारे जा रहे हैं, बेगुनाह सिपाही भी मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान पुलिस के लोग भी मारे जा रहे हैं। पहले भी मारे गए थे, और जो अभी प्रोटेस्ट हुआ उसमें भी मारे गए, दोनों तरफ के लोग मारे गए। एक स्टेशन हाउस ऑफिसर था मुरीद के में, वो मारा गया। तो ये सारा जो इन्हीं का खड़ा किया हुआ था, अब वो इन्हीं के सामने एक नाग बन के खड़ा हो गया है। जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का जो भूत खड़ा किया था, वो अब उनको खाने के लिए आ रहा है। तो ये अंदर की ही प्रॉब्लम है, पर ये नहीं है कि जो उसका जो साद रिजवी है, या जो उसका टीएलपी का लीडर है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, वो कोई बहुत पॉपुलर है, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ा था, सीटें तो आई नहीं उनकी भी। तो चुनाव में तो वो फिसड्डी ही रहते हैं, हम्म, लेकिन स्ट्रीट पावर है। हम्म, वो इधर उधर से लड़कों को अपने मदरसों से उनसे निकाल के और खड़े कर देते हैं। वो मारे भी जाते हैं, उनके बेचारे वालिद वालदेन वालदेन परेशान रहते हैं, लेकिन स्टेट को कोई असर नहीं होता। स्टेट उससे इस प्रोटेस्ट से घबराया हुआ नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम इसको देख लेंगे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अब कुछ कंट्रोल में लेती जा रही है सिचुएशन को। आप इससे रूबरू हैं, मतलब आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? आपकी क्या आप विचार हैं? देखिए, इसमें ये बात सही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को आर्मी ने हमेशा इस्तेमाल किया है, ताकि वो जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको गिरा दे, और जो अपनी पसंदीदा सरकार है उसको ले आए। हम्म, पर अभी तो उनकी अपनी ही पसंदीदा सरकार चल रही है। हम्म, तो अब उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसको हिला के फिर वो किसी को लाना चाहते हैं। तो अभी ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी सच में शहबाज शरीफ को हटाना चाहती है, या पंजाब सरकार को गिराना चाहती है। अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। अभी तो उनकी आंतरिक जो सुरक्षा है उसमें बहुत बड़ा उनको चैलेंजेस दरपेश हैं, जो कि उनके उनसे हो नहीं रहे, संभल नहीं रहा। उनके लोग बहुत मारे जा रहे हैं, सीनियर आदमी। तो ये मैं ये आपसे इसलिए अभी भी पूछ रही हूँ क्योंकि जब ट्रम्प ने बोला कि वो फेवरेट फील्ड मार्शल है, तो जो शहबाज शरीफ थे वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि देखिए पूरे पाकिस्तान में अगर आपको याद हो कि एमल वली खान, जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान के पड़पोते हैं, हम्म, तो उन्होंने ये कहा था कि जब वो आसिम मुनीर लेके खड़े थे वो मिनरल्स वहाँ पे ट्रम्प की ऑफिस में, तो उसने कहा था ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे फील्ड मार्शल सेल्समैन बन गए हैं, और शहबाज शरीफ जो है वो कोई शॉप के मैनेजर बन गए हैं, और ये कोई दुकान खोल के बैठे हुए हैं। हम्म, तो उसने कहा ना तो हमारे पार्लियामेंट में ये डिस्कस इशू हुआ है, कोई पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद उसके बिना दोनों जने वहाँ क्या जाके बेच रहे हैं, क्या मुआहदे कर रहे हैं, क्या एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कहते हैं हमें तो किसी को कुछ पता नहीं है। तो पाकिस्तान में इसका विरोध है कि भाई ये आसिम मुनीर किस किस पावर से, कौन से संविधान से, कहाँ से वो ये बातें, ये डील्स कर रहा है। सारी पावर तो या तो सरकार के पास है, या पार्लियामेंट के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहाँ से आ गया आसिम मुनीर बीच में? हम्म। सर, जिस तरह से ये भी चर्चा खूब हो रही है कि जो पाकिस्तान है वो काबुल के साथ पीस टॉक्स इनिशिएट करना चाहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, आईएसआई चीफ आसिम मलिक, उनके वीजा जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो इसके पीछे आप क्या देखते हैं कि काबुल रेजिस्ट क्यों कर रहा है? देखिए, ख्वाजा आसिफ तो काफी लूज कैनन है। हम्म। वो जो पाकिस्तान आर्मी कहती है उससे दो कदम आगे ही जाके बोलते हैं। जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भी वो कुछ का कुछ बोल रहे थे, हम्म, और जब वो अभी तालिबान के साथ उनका हुआ स्कर्मिशेस हुए बॉर्डर पे, तो भी वो कुछ का कुछ बोलते हैं। तो सवाल ये है कि उसको वो क्या एजेंडा लेके जा रहे हैं। वो पहले भी गए हैं, ख्वाजा आसिफ कोई पहली बार तो नहीं जा रहे हैं, वो पहले भी गए हैं। तो अगर उनका एजेंडा ये है कि वहां जाके डिक्टेट करना टर्म्स तालिबान को, तो वो तो तालिबान को पसंद नहीं आएगा। हम्म, अब तालिबान एक एक रियलिटी है, 4 साल से वो शासन कर रहे हैं, पूरे अफगानिस्तान पे उनका कंट्रोल है।
तो आप उसको पाकिस्तान के पांचवें सूबे की तरह तो नहीं मान सकते ना अफगानिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल। अफगानिस्तान एक पृथक देश है हम्म और स्वतंत्र देश है। यही बात अगर आप याद करें तो अभी मॉस्को फॉर्मेट में चीन भी था, पाकिस्तान भी था, रूस भी था और भारत भी था वहाँ पर। उसमें यही हुआ कि हम सब अफगानिस्तान की संप्रभुता, अखंडता और उसमें उसकी इंटीग्रिटी में विश्वास करते हैं। हम्म तो ये जो पैटर्नाइजिंग एटीट्यूड है पाकिस्तान का कि नहीं नहीं मैं मेरा वरद हस्त्र है हम्म हर चीज में, वो अफगानिस्तान को मंजूर नहीं होगा। वो मुत्तकी साहब आए हुए थे तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला, भी भारत में भी रहते हुए ये बोला उन्होंने। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो थोड़े खट्टे मीठे टाइप हुए हुए हैं, तो ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? अभी हाल में जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं वो दिल्ली भी आए हुए थे और उन्हें काफी अच्छी तरह से वेलकम भी किया गया। इसके बारे में भी काफी क्रिटिसिज्म जो है वो यहाँ पर हो रहा है। देखिए, जो क्रिटिसिज्म करता है उसका रीज़न तो मुझे नहीं पता, पर ये मानना तो आपको पड़ेगा कि हम, ये बात सही है कि हमने तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया था हम्म जब तालिबान संघर्ष कर रहे थे पावर के लिए। पर सिचुएशन, जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट चेंज हो गया, पूरा रीजन बदल रहा है। अब आप अगर उसी पुराने खोल में बैठे रहोगे तो फिर आप हम्म आगे चल नहीं सकते। तो आपको भी बदलना पड़ेगा भाई। अब नॉर्दर्न अलायंस कहीं है ही नहीं। हम्म अहमद शाह मसूद के मरने के बाद तो वो बहुत कमजोर पड़ चुका था। वो हम्म 2001 में अहमद शाह मसूद एक सुसाइड अटैक में मारे गए थे। उसके बाद से आज अगर हम देखें तो अफगान तालिबान एक सच्चाई है। हम्म आप ये सोच लें कि वो अचानक डिसअपियर हो जाएंगे और नॉर्दर्न अलायंस आ जाएगा, तो वो तो होगा नहीं। अब पाकिस्तान ने कोशिश की थी उनको चिढ़ाने के लिए, नॉर्दर्न अलायंस के कुछ एलिमेंट्स को दिल्ली, ये इस्लामाबाद बुला के मीटिंग वीटिंग करना। होना कुछ नहीं है जब तक ग्राउंड पे कंट्रोल पूरा का पूरा अफगान तालिबान का है। तो आप किससे और बात करोगे? और दूसरा, हमारा जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में हमारी एक्सेस अफगानिस्तान के थ्रू ही बनेगी ना। हम्म तो अब वो पाकिस्तान से होके, अफगानिस्तान होके सेंट्रल एशिया जाए, या फिर हम ईरान के चाबहार से होके अफगानिस्तान होके सेंट्रल एशिया जाए, हमें भी तो ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना सेंट्रल एशिया। तो बिल्कुल। सेंट्रल एशिया को एक्सेस अगर हमारे को मिलती है, थ्रू अफगानिस्तान मिलती है, तो हम वेलकम करेंगे। और दूसरा ये भी है कि अगर अफगानिस्तान से हमारी जो संबंध है बहुत अच्छे रहते हैं, तो कोई भारत विरोधी गतिविधियां अगर कोई हो रही हैं, तो हम तालिबान के को बता सकते हैं कि देखो ये हमारे खिलाफ ये विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। तो वो तालिबान हमारे इश्यूज को एड्रेस करेगा। हम्म तो हमको अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भी तालिबान के साथ तो एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। हम्म तो वो क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हैं, माना उन वहाँ पे जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, हो सकता है वो कारण रहा हो, या औरतों की स्थिति जो उन्होंने तालिबान ने की हुई है वो कारण हो। पर अगर वो देखें तो हम सऊदी अरेबिया में भी औरतों की स्थिति तो बहुत कोई अच्छी नहीं है। हम्म वो भी, जो मिडिल ईस्ट के रूलर्स हैं वो भी सारे ऑटोक्रेटिक हैं, फिर हम उनके साथ तो एंगेज करते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी हम उनसे तो बात करते हैं। जब अभी विदेश मंत्री आए हुए थे उन्होंने ये भी कहा कि जो वाघा जो बॉर्डर है उसे खोल देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों देशों के लिए मुनाफे की बात है। इकोनॉमिक टाइज को टेररिज्म से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार का क्या रुख रहना चाहिए इसे लेकर? बिल्कुल खोलना चाहिए इसको, बॉर्डर को, क्योंकि ये एक बिल्कुल सीधा रास्ता है अफगानिस्तान से ट्रेड करने का हमारा, भारत का। और अफगानिस्तान का के ट्रक मेवे के और उसके आते रहते हैं भारत। तरह तरह का मेवा आता है जो कि भारत में पसंद भी किया जाता है। और ये हम वहाँ पे दवाएं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये खुलेगा तो व्यापार दोनों देशों के बीच में बढ़ेगा। हम्म और जो दूसरा रास्ता है चाबहार होके जाना, वो बहुत ही लंबा भी रास्ता है और बहुत महंगा रास्ता भी पड़ेगा। तो अगर ये वाघा बॉर्डर खुलता है तो अवश्य ये व्यापार तो बिल्कुल। दोनों देशों के बीच में बढ़ेगा। और फिर वो हमें अफगानिस्तान के माध्यम से सेंट्रल एशिया में भी एक्सेस मिलेगी।
तो ये सर तो दोनों चाइना देशों के मुनाफे होते हैं। चाइना का मीडिएशन रोल को लेकर भी बातें हो रही हैं कि बीजिंग जो है वो भी, आप जैसे भी जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो है वो रिश्ते ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि वो इंडिया के इन्फ्लुएंस को भी टारगेट करेगा, उसे साइडलाइन करेगा। देखो, चीन जो है वो चाहता है, उसका जो एम्बिशियस रोड प्रोजेक्ट है, BRI, हम्म। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो हम्म। पाकिस्तान में शुरू हुआ था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से, वो बढ़े और चाइना को जो है वो रास्ता मिले अफगानिस्तान के लिए भी, और बलूचिस्तान से वो मिनरल्स ले जा सके। अभी जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो उनकी बहुत ज़रूरत है पूरे विश्व को, पर्टिकुलरली अमेरिका को और चाइना को, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि उनको सारे AI रिलेटेड कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फोन्स है, आपके सर्किट्स हैं, आपके ये जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो उन सब में रेयर अर्थ की ज़रूरत है। चाइना के पास करीबन विश्व का 90% रेयर अर्थ इकट्ठा है, जो कि वो अमेरिका को देने को तैयार नहीं है। तो अफगानिस्तान के पास कि चाइना के पास? चाइना के पास है। ओके ओके। तो अब वो चाइना उनको देने को तैयार नहीं है, तो अमेरिका जो है वो नई जगह खोज रहा है कि वहाँ कहाँ कहाँ से वो रेयर अर्थ को ले जा सके। तो उसका इंटरेस्ट ये है कि मैं बलूचिस्तान से ले जाऊं, मैं वहाँ से भी ले जाऊं, और मैं तो ले जाऊं पर चीन को ले जाने ना दूं, हम्म। और माना अफगानिस्तान से भी ले जाऊं पर चीन ना ले जाए। तो वो जो माइंस हैं उस पे अमेरिकन झंडा हो, चीन का झंडा ना लगे। हम्म। झगड़ा इस बात को लेके है। और चीन चाहता है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दोस्ती होती है तो वो अपना जो BRI का प्रोजेक्ट है उसको काबुल तक खींच दे, और फिर वहां से उसी रास्ते पे CPEC से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसी रास्ते से वो मिनरल्स को चाइना ले जाए। क्योंकि चीन ने अपने यहाँ बहुत ज़्यादा स्मेल्टिंग कैपेसिटी खड़ी कर रखी है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की, हम्म। और वो आइडल पड़ी हुई है। आइडल पड़ी हुई है माना उसका पूरा यूज नहीं हो रहा है। हम्म। तो वो चाहेगा कि और आ जाए मिनरल्स उसके पास। पाकिस्तान से भी कुछ मिनरल्स अभी हाल फिलहाल में अमेरिका पहुंचे थे, उसकी क्या कहानी है? हाँ, देखिए, ये अमेरिका की एक कंपनी है, मिसोरी बेस्ड, US मेटल्स एंड मिनरल्स एंड समथिंग लाइक दैट, वो कंपनी है। उसने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पाकिस्तान आर्मी का एक अंग है, उसके साथ एक मुआहदा किया है जिसमें उसने $500 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात की है। वो वहाँ से मिनरल्स जो पाकिस्तान से ले जाएगा, और वो जाके अमेरिका में उनका संशोधन करेगा, उनको उसमें से मिनरल्स निकालेगा। तो एक सैंपल के तौर पर 2 टन के करीब मिनरल्स जो हैं वो भेजे गए हैं। अब फाइनेंशियल टाइम्स की एक खबर के अनुसार, जो 4 अक्टूबर के फाइनेंशियल टाइम्स में छपी थी, उसके अनुसार पाकिस्तान उनको एक पसनी, एक जगह है बलूचिस्तान में, वहाँ पे एक भी छोटा पोर्ट है, वो कह रहे हैं अमेरिका को कि आप यहाँ पूरा पोर्ट डेवलप करो और आप अपने मिनरल्स यहाँ से ले जाओ। हम्म। उससे वो सोचता है कि चीन नाराज नहीं होगा, क्योंकि चीन ने ग्वादर बनवाया था। अब हम्म। पसनी से ग्वादर 70 किलोमीटर, 70 मील दूर है, हम्म। और ईरान 100 मील दूर है। हम्म। तो ना चीन खुश होगा इससे, ना ईरान खुश होगा हम्म। कि आप पसनी में अमेरिकन बेस बना रहे हो। हम्म। तो अल्टीमेटली मिनरल, अच्छा ये भी है कि अभी पाकिस्तान ने $360 मिलियन की एक रेल लाइन अप्रूव की है, जो इनकी जो कॉपर और गोल्ड माइन है हम्म। रेको डिक में, हम्म। वो कनेक्ट करेगी टू द नियरेस्ट पोर्ट इन बलूचिस्तान, ताकि वहां से ले जा सके। और अभी कॉपर एंड गोल्ड माइन जो है वो इसके पास है, कोई कैनेडियन कंपनी है बैरिक्स के पास, हम्म। उसके पास है, और जो कि अमेरिका घुस जाएगा वहां पर। जो बगराम एयरबेस है उसकी भी एक दिलचस्प कहानी निकलकर जो मैंने पढ़ा, उसके मुताबिक यूएस जो है वो चाह रहा था कि बगराम एयरबेस जो है वो उन्हें दे दिया जाए, चाइना नहीं चाहता है। तो आखिर क्या वजह है कि दोनों देश, दोनों वर्ल्ड पावर्स बगराम को अपने काबू में लाना चाहती हैं? क्या उसकी ऐतिहासिक वो है? कि बगराम एक बहुत सिक्योर्ड एयरबेस है, जिसको कि अमेरिका ने जल्दबाजी में खाली किया। कोई सोच के खाली किया हो ये लगता नहीं है, क्योंकि अचानक एक दिन अफगान नेशनल फोर्सेस ने देखा कि हम्म। बगराम खाली हो गया है। वो हम्म। बेचारे गार्ड करते ही रह गए और अमेरिकन बीच से निकल गए सारे के सारे। तो
अच्छा, बाकी उन्होंने फाइनल अपना डिपार्चर काबुल से कर लिया। बगराम करीबन 40 किलोमीटर दूर है काबुल से। हम्म, अब वो बगराम जो है वो एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हो गया, क्योंकि वहाँ से आप चीन, ईरान और सब गतिविधियां कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, या कम से कम नज़र रख सकते हो। तो ट्रम्प चाहेगा कि वो बगराम उसको वापस मिल जाए, क्योंकि उन्होंने ही अभी बनाया। पहले तो ये ओरिजिनली तो रशिया ने बनाया था हम्म, बगराम का, हम्म। और रशियन फोर्सेस, उसके सर, बाद फिर। आखिरी सवाल, ईरान का क्या रोल है? ईरान भी जो है वो इंगेज करता हुआ दिखाई पड़ता है तालिबान को, स्पेशली जो हजारा राइट्स हैं और वाटर डिस्प्यूट्स को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया पार्टनर करेगा ईरान के साथ ऑन छाबार पोर्ट, काउंटरिंग पाकिस्तानी गादार पोर्ट, जो पाकिस्तान का है? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि चाबहार पोर्ट में हम ईरान को, चाबहार पोर्ट को डेवलप भी करें और यूज़ भी कर लें। पर ईरान पे बहुत सैंक्शंस भी लगी हुई हैं, तो वो भी हमारे रास्ते में अड़चन होती है। ईरान तो देखिए एंगेज करेगा अफगानिस्तान से, हम्म, क्योंकि ईरान कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में कहीं अमेरिका घुसे। हम्म, चाहे वो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, चाहे अफगानिस्तान का काबुल है, कहीं भी नहीं घुसे। क्योंकि वो एक बहुत ही हैवीली सैंक्शनड कंट्री है, और उसको अमेरिका के नियत पे शक है पूरा। और वो दिखा भी हमें, अभी अमेरिका ने उसके ऊपर बम भी बरसाए थे। बिल्कुल, तो हाँ। ऐसे में ईरान चाहेगा कि उसका अफगानिस्तान से एक अच्छा रिश्ता बना रहे। वो तो ये भी चाहेगा कि पाकिस्तान से भी बना रहा है। अभी पेजेस्कियान गए भी थे पाकिस्तान में, हम्म, जब मुनीर साहब अपना फील्ड मार्शल बनने के बाद वहाँ तमगा लेके आए थे, माना वो वहाँ पे उनको रिकमेंड करके आए थे उसके लिए, नोबेल के लिए। ईरान बहुत खुश नहीं होगा जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान जो कर रहा है। और क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम इक्वेशन देखें, पाकिस्तान चाइना की भी गुड बुक्स में और अमेरिका भी की भी, कैसे वो अपने पत्ते खेल रहा है? अ, अभी तो देखो, उसको लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह से पत्ते खेल रहा है, लेकिन ये पता नहीं लगता है कि कब ट्रम्प कार्ड जो है वो ट्रम्प के पास है, कि ट्रम्प कार्ड जो है वो चाइना के पास चीन है। के पास है। हाँ। तो अभी तो वो ट्रम्प के पास ही, जो ट्रम्प कार्ड है उसी के साथ जुड़ा हुआ है। हम्म, हम्म, अ, ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने बहुत मदद की पाकिस्तान की, लेकिन अभी शायद पाकिस्तान फिलहाल उसको भूलना चाहेगा। हम्म, और वो ये चाहेगा कि अभी मैं हो जाऊं, क्योंकि पाकिस्तान के आर्थिक जो वो हैं मुद्दे हैं, वो अमेरिका से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, अमेरिका और यूरोप से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हम्म, और अभी उसको लोअर टैरिफ भी मिल गया है उसके मुकाबले। और दूसरा, पाकिस्तान आर्मी के पुराने रिश्ते हैं उनके साथ, अमेरिकन के साथ। एक और बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान को डर भी है सीआईए से, क्योंकि सीआईए के का ऑपरेशनल फील्ड रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हम्म, तो उसके काफ़ी एजेंट्स चारों तरफ हैं। हम्म, तो वो अमेरिका को एनॉय करके नहीं चल सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और उसको फिर इमरान खान को जेल में भी तो रखना है ना। बिल्कुल, तो समीकरण लगातार बदल रहे हैं, इक्वेशंस जो है वो लगातार चेंज हो रही हैं। सर, शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।